हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम लाइफ प्रोसेसेस पर आए, उसके पहले कुछ जो जनरल बातें हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे कि हाउ डू वी डिफरेंशिएट अलाइव एंड नॉट अलाइव। हम कोई ऑर्गेनिज्म अलाइव है या नहीं है, ये हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होगे स्क्रीन पर कि ये क्या है, वॉकिंग मैन। ये मैन चल रहा है, ये जो डॉग है वो दौड़ रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं डू दे अलाइव, तो आप इनको देखकर कह दोगे कि यस दे आर अलाइव। क्यों? क्योंकि ये कुछ मूवमेंट जो है वो शो कर रहे हैं। ये भाग रहा है, ये चल रहा है, मतलब ये कुछ मूवमेंट दिखा रहे हैं। तो इस बेसिस पे हम कह देते हैं कि यस दे आर अलाइव। लेकिन अगर मैं आपसे ये पिक्चर आप देखो और अगर मैं यहाँ पूछूं कि ये कोई मूवमेंट शो नहीं कर रहे हैं, तो क्या ये अलाइव है? क्योंकि यहाँ पर आप तो कोई मूवमेंट नहीं देख रहे हो। ये स्लीपिंग मैन है, ये स्लीपिंग डॉग है, ये सो रहे हैं, ये कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। तो क्या आप इसको बोलोगे ये अलाइव है या नहीं है? तो आप डिफ्रेंशिएट कैसे करते हो, अभी हम देखते हैं। तो यहाँ देखो कि सब मूवमेंट्स आर नॉट विजिबल। जैसा कि अभी हमने देखा स्लीपिंग मैन, वो कोई मूवमेंट शो नहीं कर रहा था। तो वैसे मूवमेंट के बेसिस पे हम कैसे बोल सकते हैं कि कोई चीज लाइव है या अलाइव है। जैसे प्लांट, प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो विजिबली नहीं दिखती, बट दे आर स्टिल अलाइव, राइट। मॉलिक्यूल्स के जो मूवमेंट होते हैं, जो हमारे अंदर बहुत सारे, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें भी मूवमेंट होती है, लेकिन उनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, राइट। लेकिन क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म तो अलाइव है। हम विजिबल मूवमेंट को लाइफ को डिफाइन करने की प्रॉपर्टीज नहीं मानते हैं। क्योंकि स्लीपिंग मैन जिसका हमने अभी एग्जांपल देखा, वो सो रहा इंसान है, लेकिन वो तो है जिंदा, है ना, वो अलाइव है। ऐसा तो नहीं है कि वो मर गया है, वो जिंदा नहीं है। तो इसीलिए हम विजिबल मूवमेंट को एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ नहीं मानते हैं। तो फिर डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्या? इसमें आता है हमारे मेटाबॉलिज्म। जो भी हमारे बायोकेमिकल्स रिएक्शन होते हैं, एनाबॉलिज्म हो, राइट, कैटाबॉलिज्म हो, ये सब क्या है, मेटाबॉलिज्म। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कि बॉडी सेल की बनी हो, लिविंग सेल। तो क्या है ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, हमारा डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। कॉन्सियसनेस, जैसे आपके इन्वायरमेंट के इन्वायरमेंट आपके सराउंडिंग में है, कुछ स्टिमुली हुई, उसके अगेंस्ट आपने क्या दिया, रिस्पॉन्स दिया। तो ये सब क्या है, हमारे डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्सियसनेस। सवाल यहाँ पर ये आता है अब कि इज दिस इनविजिबल कंटिन्यूअस मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स ओवर स्मॉल स्केल्स आर नेसेसरी फॉर लाइफ। हमने जो इनविजिबल मूवमेंट्स की बात की, मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स की, तो क्या वो इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए? तो इसका आंसर होगा यस। क्यों? क्योंकि टू कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर। तो जो ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्डर नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर है, उसको मेंटेन करने के लिए, उसकी रिपेयरिंग करने के लिए, ये जो कंटिन्यूअस मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स है ओवर स्मॉल स्केल्स, दे आर नेसेसरी। ओके। हमने बात की मेंटेनेंस प्रोसेस की। तो ये मेंटेनेंस प्रोसेस होते क्या है, व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो मेंटेनेंस प्रोसेस है, यही है हमारे लाइफ प्रोसेसेस, जो है हमारा टॉपिक। The various basic and essential processes or activities which together perform this maintenance job are life processes। जो भी basic और essential processes और activities एक living organism की body में होती है, जो क्या perform करती है, maintenance job, यानी कि हमारी body को maintain करती है, इसी को हम कहते हैं life processes। जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, ये क्या है, लाइफ प्रोसेसेस है। न्यूट्रिशन के थ्रू हम क्या करते हैं, इनटेक ऑफ फूड लेते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से आएगी, तो फूड से आएगी। तो फूड को हम लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको हम सिंपलर फॉर्म में लाते हैं। अब जो सिंपलर फॉर्म आया हमारा, उससे एनर्जी रिलीज, जो एनर्जी गिविंग फूड है, उससे हमें क्या करना है, एनर्जी को रिलीज करना है। तो उस
उसको जो एनर्जी गिविंग जो हमारा ग्लूकोज है जैसे, उसको क्या है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ब्रेक डाउन करने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन की नीड होती है। सो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, तो ऑक्सीजन आएगा रेस्पिरेशन से, इनहेल एक्सहेल हम करते हैं ना। सो ऑक्सीजन आएगा रेस्पिरेशन प्रोसेस से। नाउ अब हमारी बॉडी के, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के हर एक सेल को किसकी जरूरत है, फूड की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है। तो इसको ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, तो इसको ट्रांसपोर्ट करता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। इसके थ्रू क्या होता है, हर एक सेल को फूड और ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है। अब जब हमारी बॉडी में, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्या होता है, बहुत सारा बायोकेमिकल रिएक्शंस होता है, तो उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, वेस्ट मटेरियल फॉर्म होते हैं, बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, बहुत सारे टॉक्सिक प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, जिनको हमारी बॉडी से निकालना, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसकी बॉडी से निकालना इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, उसके लिए है प्रोसेस एक्सक्रीशन। तो ये सारे क्या है, हमारे लाइफ प्रोसेसेस जो क्या करते हैं, जो मेंटेनेंस जॉब करते हैं। सो एक फ्लो चार्ट की मदद से समझते हैं हम लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस रिक्वायर्स एनर्जी। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए, उसके सेल को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी आती कहां से है, तो ये एनर्जी आती है इन द फॉर्म ऑफ फूड। मतलब हम जब खाना खाते हैं तो उससे क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है, इसे कहते हैं हम न्यूट्रिशन। तो जो खाना खाते हैं वो क्या होता है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है इन नेचर, कार्बन बेस्ड होते हैं वो, तो उनका ब्रेक डाउन होना होता है एक सिंपलर फॉर्म में, फिर वो फॉर्म डाइजेस्ट होता है एंड देन आगे चलकर वो क्या होता है, उसका ब्रेक डाउन होता है और उससे एनर्जी डिराइव होती है। नाउ वेरियस सोर्स ऑफ फूड मेक देम यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसा मैंने अभी बताया कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड के लिए क्या चाहिए, आपको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन मिलेगा तभी वो उस फूड का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, उससे एनर्जी रिलीज होगी। तो उसके लिए क्या होता है, हम रेस्पिरेशन करते हैं ताकि ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर आए। नाउ फूड एंड ऑक्सीजन नीड टू ट्रांसपोर्ट टू इट्स सेल। अब क्या है, ये जो फूड है जो हमने इनटेक किया था वो डाइजेस्ट हुआ, और ऑक्सीजन, ये सारे सेल को इंपॉर्टेंट है जाना, क्योंकि सेल को एनर्जी की जरूरत है क्या करने के लिए, तो मेंटेन करने के लिए बॉडी को। सो इसके लिए क्या है, हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाया ब्लड क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी में ये जो फूड और ऑक्सीजन है वो क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन सब होते हैं हमारी बॉडी में, तो उनको भी क्या होता है, नीड टू रिमूव, उनको भी हमारी बॉडी से आउटसाइड निकलना होता है, वरना वो हमारी बॉडी को क्या करेंगे, हार्म करेंगे। तो इसके लिए क्या है, हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास कुछ बेसिक लाइफ प्रोसेसेस होते हैं जिसके थ्रू उनकी बॉडी क्या होती है, मेंटेन रहती है और रिपेयर होती है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लाइफ प्रोसेसेस की बात करते हैं जो है न्यूट्रिशन। A process to transfer a source of energy from outside of the body of an organism to inside. न्यूट्रिशन क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि फूड, हम आउटसाइड ऑफ द बॉडी यानी कि हम बाहर से फूड लेते हैं इनसाइड आर बॉडी, इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, वो सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि फूड को बाहर से क्या करते हैं, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड वो लेते हैं। इट इज अ प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम फूड एंड यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन इट। अब जो फूड आप खाते हो तो आपको पता है कि उस फूड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, तो उसी न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज करने के लिए हम लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फूड को कंज्यूम करते हैं। न्यूट्रिशन इज अबाउट ईटिंग अ हेल्दी एंड बैलेंस डाइट। न्यूट्रिशन क्या है, हम एक हेल्दी और बैलेंस डाइट जो लेते हैं, यही क्या है, न्यूट्रिशन। सो जो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, अब हम ये देखते हैं। सो न्यूट्रिएंट कुछ नहीं, केमिकल कंपाउंड्स इन फूड, जो भी केमिकल कंपाउंड्स फूड में प्रेजेंट है वो न्यूट्रिएंट है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, ये क्या है, हमारे न्यूट्रिएंट है। इसी न्यूट्रिएंट को हम यूटिलाइज करते हैं हमारी बॉडी में, इसीलिए हम कंज्यूम करते हैं फूड को। और ये सब क्या होते हैं, ये मेनली कार्बन बेस्ड होते हैं, इनके स्ट्रक्चर जब आप देखोगे ये क्या होंगे, मेनली कार्बन बेस्ड मिलेंगे आपको। कॉम्प्लेक्सिटी इज डिफरेंट इन डिफरेंट फूड। हाँ,
कार्बन बेस्ड है, लेकिन इनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, नेचर है, इनका कॉम्प्लेक्स नेचर है, वो आपको हर एक फूड आइटम में डिफरेंट डिफरेंट मिलता है। So, nutritional process for energy and growth is different in different organism. तो ये जो न्यूट्रिशनल प्रोसेस है, ये क्या है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड ग्रोथ. ओके, नाउ come to the types of nutrition. So there are two types of nutrition. One is autotrophic and other is heterotropic. So ये heterotropic है, इसके भी तीन कैटेगरी है. One is saprophytic, second is parasitic एंड थर्ड इज होलोजोइक. तो हम इन सबको वन बाय वन देखते हैं. तो स्टार्ट करते हैं हम ऑटोट्रॉपिक से. सो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑटो मीन्स सेल्फ, खुद से. ट्रॉपिक रिलेटेड टू न्यूट्रिशन. सो जो खुद से अपना जो न्यूट्रिशन है वो कर ले. तो कौन आते हैं इस कैटेगरी में? जैसा कि हम जानते हैं प्लांट वो अपना खाना खुद से बना लेते हैं. कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं. सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अदर केमिकल सब्सटेंस. तो ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, खुद से अपना खाना बना लेता है बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अदर केमिकल सब्सटेंस. जैसे कि एग्जाम्पल देके हम, तो सबसे पहले तो हमारे माइंड में आता है प्लांट्स. अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जैसे सियानोबैक्टीरिया, ये भी क्या करते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये भी अपना खाना खुद बना लेते हैं. जैसे कुछ एल्गी है लाइक सीवीड जो अपना खाना खुद बना लेते हैं. तो ऐसे न्यूट्रिशन के प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म खुद से अपना खाना, खुद से अपना फूड जो है वो प्रिपेयर कर लेता है बाय यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अदर केमिकल रिएक्शन, अदर केमिकल सब्सटेंस. इसको क्या बोलते हैं हम, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. सो हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. तो प्लांट्स जो है वो न्यूट्रिशन कैसे करते हैं. सो जो कार्बन और एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स में, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में, वो फुलफिल होती है बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कार्बन एंड एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो प्लांट्स में होती है उसको फुलफिल करता है. सो फोटोसिंथेसिस है क्या, द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स कंटेनिंग द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल synthesize their own food by using inorganic substance like minerals, salt, water, कार्बन डाइऑक्साइड इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो सनलाइट की प्रेजेंस में जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं जिनके पास ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, वे यूज करके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक मिनरल साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सबको यूज करके वो क्या करते हैं, अपना खाना प्रिपेयर करते हैं. तो यही जो उनके फूड प्रिपरेशन का जो प्रोसेस है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. सो यू कैन सी हियर, ये एक प्लांट है, ये अपना फूड जो है वो प्रिपेयर कर रहा है. और फूड प्रिपरेशन कहाँ होती है, लीफ में, क्योंकि ये जो ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल वो प्रेजेंट होते हैं किसमें, हमारे लीफ में. सो ये देखो आप, सन से क्या है, ये एनर्जी ले रहे हैं. ऑक्सीजन कहाँ है, एयर में. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ, ऑक्सीजन ये रिलीज करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, एयर में प्रेजेंट है, क्योंकि ये जो यूज करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, ना कि ऑक्सीजन करते हैं. फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है. सो यहाँ पर देखो आप, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है. वाटर कहाँ से ले रहे हैं ये, तो सॉइल से ये वाटर ले रहे हैं. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल रही है, तो इन्वायरमेंट से. एनर्जी कहाँ से मिल रही है फोटोसिंथेसिस करने की, तो सनलाइट जो है, सनलाइट से इनको क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है. सो ये जो फोटोसिंथेसिस है ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है एंड इट इन्वॉल्व्स सेवरल स्टेप्स. तो जब आप हायर लेवल पर जाओगे तब आपको पता चलेगा कि फोटोसिंथेसिस जो है वो इतना आसान नहीं है जैसा यहाँ पर दिख रहा है. ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, पर उस लेवल में आपको नहीं पढ़ना है. सो हमें जहाँ तक पढ़ना है हम वो देखते हैं. सो सिंप्लीफाइड इक्वेशन शोइंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो ये क्या है, हमारा एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन है जो शो कर रहा है फोटोसिंथेसिस. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. ऑटोट्रॉप्स के पास होते ही है उनके पास ये ग्रीन पिगमेंट. तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं ग्लूकोज एंड रिलीज करते हैं ऑक्सीजन. सो ये एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का. नाउ
इवेंट्स अकर्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब कौन कौन से इवेंट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान होते हैं वो हम एक सिंप्लीफाइड इसमें देखते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं इनका काम क्या होता है, जो सनलाइट आ रही है उससे क्या करना, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेना। ठीक है, यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ये क्या करेगी, सनलाइट को ये एब्जॉर्ब करते हैं। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। सेकंड क्या होता है इवेंट, कि अब हमने लाइट एनर्जी को क्या किया है, ट्रैप किया है, अब वो लाइट एनर्जी क्या होती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। थर्ड क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद वाटर जो होता है, जो ये वाटर यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में, उसकी क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है, वो टूट जाता है किसमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, एंड फिर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में वो क्या हुआ है, ब्रेक हुआ है, तो हाइड्रोजन फिर किसमें रिड्यूस करने के काम आता है, किसको, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर हमारा अल्टीमेटली क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जो ग्लूकोज है वो फॉर्म होता है। These steps need not take place one after the other immediately। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से तुरंत ये एक के बाद एक इमीडिएटली क्या होते हैं, ये स्टेप्स जो है वो होते रहते हैं। जैसे desert plants take up carbon dioxide at night and prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during daytime। तो जैसे डेजर्ट प्लांट में आप देखोगे, ये जो प्लांट है, डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रात में ही ले लेते हैं, एंड प्रिपेयर इंटरमीडिएट, और एक क्या कहते हैं, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना के रख देते हैं, और उसको जब सुबह के टाइम में क्या होता है, वो उसको यूटिलाइज करके क्या करते हैं, वो अपना खाना बनाते हैं। अब देखो, जब हम लीफ का क्रॉस सेक्शन देखते हैं, जब हम उसको कट करते हैं तो उसका जब हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, सम सेल्स कंटेन ग्रीन डॉट्स। तो जो हमारा लीफ है उसको अगर हम थोड़ा क्रॉस सेक्शन को कट करते हैं तो हमें क्या दिखता है, कुछ ग्रीन डॉट्स दिखते हैं। These green dots are cell organelle called chloroplast। और ये जो ग्रीन डॉट्स है इसे ही हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जो एक सेल ऑर्गेनेली है। ठीक है, विच कंटेन क्लोरोफिल, और यही क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो कंटेन करता है क्लोरोफिल, जो सनलाइट को ट्रैप करते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट है क्या। तो क्लोरोप्लास्ट इज एन ऑर्गेनेली विद इन द सेल ऑफ प्लांट एंड सर्टेन एल्गी दैट कंटेन क्लोरोफिल। ये क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये एक सेल ऑर्गेनेली है जो हमारे किस में पाए जाते हैं, प्लांट सेल और सर्टेन एल्गी एंड सम बैक्टीरिया के सेल में पाए जाते हैं। और ये क्या कंटेन करके रखते हैं, ये ग्रीन पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल कंटेन करके रखते हैं। एंड इट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और यही क्या है, फोटोसिंथेसिस का साइट है। अब हमने क्या किया, हमने एक लीफ का कट सेक्शन लिया और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो ये जो सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, दे आर क्लोरोप्लास्ट। ओके, सो दे आर क्लोरोप्लास्ट। जब हमने क्लोरोप्लास्ट का और इन लार्ज व्यू देखा तो हमने देखा कि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इसके क्या है, दो मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है ये, और इसका जो रीजन है अंदर का वो दो डिस्टिंक्ट रीजन में डिवाइडेड है। एक तो है आपका ग्रेना, ये जो आप पूरा देख रहे हो ये क्या है, ग्रेना, एंड ये पार्ट जो आप देख रहे हो दैट इज स्ट्रोमा। ये जो ग्रेना होते हैं ये क्या होते हैं, ये स्टैक्स होते हैं डिस्क लाइक स्ट्रक्चर के। ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके जैसे आपने कॉइन को देखा है, कॉइन को एक के ऊपर रखते चले जाओ, जैसा स्ट्रक्चर होता है, इट इज लाइक सेम। ओके, एंड ये पूरी स्टैक्स जो होती है इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेनम। स्टोमा नहीं, स्टोमा जो होते हैं वो क्या होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर होते हैं जिसमें ग्रेना प्रेजेंट होते हैं। ये होमोजेनस मिक्सचर होते हैं जिसमें ग्रेना प्रेजेंट होते हैं। ये दो डिस्टिंक्ट रीजन है हमारे क्लोरोप्लास्ट की। तो बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, बट ये फिगर के थ्रू मैं आपको बता दे रही। नाउ
हमने देख लिया क्लोरोफिल क्या है, हमने देखा क्लोरोप्लास्ट क्या है। अब हम देखते हैं कि प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं। सो प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर थ्रू टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। तो जो लीफ होते हैं उनकी सरफेस पे कुछ छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और उस टाइनी पोर्स को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्टोमेटा। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर दिस आर स्टोमेटा। अब स्टोमेटा के भी कंडीशंस होते हैं, या तो वो ओपन रहते हैं या तो वो क्लोज रहते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो इन लार्ज व्यू, इट इज ओपन स्टोमेटा, ये ओपन है। ये देखो ये स्टोमेटल पोर जो है ये क्या है, ये स्टोमेटल पोर जो है इनका ओपन है, और यहाँ पर क्या है ये क्लोज्ड है। ये क्लोज्ड कंडीशन में है एंड ये ओपन कंडीशन में है। ओके अब हम स्टोमेटा के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। स्टोमेटा आर लोकेटेड ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ एंड आर सराउंडेड बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। सो ये जो स्टोमेटा होते हैं वो अंडर साइड ऑफ लीफ प्रेजेंट होते हैं एंड ये सराउंडेड होते हैं किससे, गार्ड सेल्स से। तो ये हो गए हमारे गार्ड सेल्स, ओके, और ये है हमारा स्टोमेटा। दिस सेल्स रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो यही जो सेल्स हैं ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। सो मासिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू दिस पोर्स। अब इसी पोर के थ्रू क्या होगा, हमारे गैसियस एक्सचेंज होते हैं। बिसाइड गैसेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू दिस स्टोमेटा। अब वो गैसियस एक्सचेंज तो हो रहे हैं लेकिन उसके अलावा क्या होता है, वाटर भी लॉस होता है थ्रू दिस पोर। अगर ये पोर ओपन है तो उस टाइम पे वाटर भी लॉस होता है। सो द प्लांट क्लोजेज दिस पोर्स व्हेन इट डजंट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। सो प्लांट क्या करते हैं भाई, अपना स्टोमेटा उस समय क्लोज रखो जब आपको कार्बन डाइऑक्साइड की नीड नहीं है, जब आप फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हो, तो आप ये स्टोमेटा को भाई बंद क्या करो, क्योंकि अगर ये ओपन रहेगा तो वाटर लॉस होगा। गार्ड सेल्स आर किडनी शेप्ड एंड वर्क इन पेयर्स टू फॉर्म स्टोमेटल पोर्स। तो आप जैसे आपने यहाँ पर देखा ये कैसा है, किडनी के शेप का है ना, ये कैसा दिख रहा है आपको, किडनी के शेप का दिख रहा है। एंड वर्क्स इन पेयर्स टू परफॉर्म स्टोमेटल पोर्स। अगर एक रहेगा तो फिर ये क्या कर पाएगा, नहीं, तो ये वर्क्स इन पेयर, यानी कि क्या है, यहाँ पर एक पेयर है और ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, स्टोमेटल पोर। स्टोमेटा ओपनिंग। अब स्टोमेटा ओपन कब होता है, व्हेन वाटर इज अवेलेबल, वाटर फ्लोज इनटू द गार्ड सेल। अगर प्लांट में वाटर इनफ अवेलेबल है तो वो क्या कर जाते हैं, वो फ्लो कर जाते हैं हमारे गार्ड सेल में। वाटर फ्लो कर गया हमारे गार्ड सेल में एंड इट गेट्स स्वेल काउजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन। तो अब जब वाटर यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा तो हमारे गार्ड सेल्स जो है वो क्या कर जाएंगे, वो स्वेल कर जाएंगे, वो स्वेल करेंगे और क्या होगा, हमारा स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाएगा। सपोज ये है हमारे गार्ड सेल, ये क्या है, अभी स्टोमेटा हमारा क्या है, क्लोज है। जैसे ही वाटर फ्लो करता है, इसमें वाटर फ्लो करा, ये क्या हो जाते हैं, ये स्वेल हो जाते हैं और स्वेल होते ही क्या होता है, हमारा स्टोमेटल पोर जो है वो ओपन हो जाता है। अब स्टोमेटा क्लोज कब होता है, व्हेन वाटर इज लेस गार्ड सेल बिकम फ्लैसिड एंड क्लोज द पोर टू प्रिवेंट वाटर लॉस। लेकिन अगर पानी कम है तो क्या करते हैं, ये गार्ड सेल क्या करते हैं, फिर ये गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाते हैं, क्योंकि वाटर क्या है, अगर वाटर कम है तो गार्ड सेल बिकम फ्लैसिड, वाटर नहीं है इसमें, एंड क्लोज द पोर टू प्रिवेंट वाटर लॉस। और क्या करते हैं, जैसे ही ये फ्लैसिड होते हैं ये स्टोमेटल पोर जो है वो क्लोज हो जाता है और क्या करता है, इस तरह से क्या होता है, वाटर का जो लॉस हो रहा है वो प्रिवेंट होता है। तो हमने बात कर ली हमारे ऑटोट्रॉप्स की, हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देख लिया, हमने फोटोसिंथेसिस देख लिया। नाउ कम टू द हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, हेटेरो मीन्स डिफरेंट एंड ट्रॉपिक रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। तो वैसे न्यूट्रिशन जिसमें हम खुद से अपना खाना नहीं बनाते बल्कि हम डिफरेंट चीजों पर डिपेंड रहते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड एंड डिपेंड्स upon अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड टू देयर सर्वाइवल। अपने सर्वाइवल के लिए हम दूसरों पे अगर अपने फूड के लिए डिपेंड है तो दैट न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग,
डॉग, रैबिट, लिजर्ड, बैक्टीरिया, बर्ड्स एक्सेट्रा। तो ये सारे क्या है हमारे, ये सारे हमारे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नाउ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होते हैं उसके भी 3 टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज सेप्रोफाइटिक, द सेकेंड वन इज पैरासिटिक एंड द थर्ड वन इज होलोजोइक। Saprophytic mode of nutrition. The mode of nutrition in which organism obtains its food from the dead and decaying organic matter of plants and animals. ऐसे mode of nutrition जिसमें कोई organism अपना फूड डिराइव करता है कहाँ से, किसी अदर डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, चाहे वो प्लांट के हो चाहे वो एनिमल के हो। तो किसी भी डेड एंड डिकेइंग मैटर ऑफ प्लांट एंड एनिमल से जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड डिराइव करता है, वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे कि मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड्स। ये क्या है, हमारे सेप्रोफाइट्स हैं, ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड डिराइव करते हैं। The second one is parasitic mode of nutrition. The mode of nutrition where an organism known as a parasite lives on the body surface or inside the body of another type of organism and derive its food is called the parasitic mode of nutrition. ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की या तो बॉडी सरफेस पे रहता है या फिर उसकी बॉडी के अंदर रहता है, तो वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म के बॉडी सरफेस पे रह रहा हो, चाहे उनकी इनसाइड द बॉडी रह रहा हो और वहां से फूड डिराइव कर रहा हो, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं पैरासाइट, एंड जिसकी बॉडी पर वो रह रहा है। सपोज जैसे लाइस, लाइस क्या है, वो हमारे हेयर्स में रहते हैं, है ना, ह्यूमन बींग के हेयर पे रहते हैं। तो लाइस क्या है, हमारा पैरासाइट है। ये अपना खाना क्या कर रहा है, हमारे हेयर्स में रहता है, फॉलिकल्स के पास रहता है, हमारे हेयर में रहता है, तो ये यहाँ से खाना डिराइव करता है। और जो हम ह्यूमन हैं तो हम क्या हो गए, हम होस्ट कहलाएंगे, क्योंकि ये एक्सटर्नली हमारी बॉडी पे रह रहा है। तो लाइस इज पैरासाइट एंड जिसके ऊपर ये रह रहे हैं यानी कि हम ह्यूमन, तो हम क्या है, होस्ट हैं। ओके, सो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे वॉर्म्स हैं जो बॉडी के अंदर रहते हैं, लाइस हो गए, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं। नाउ द थर्ड वन इज होलोजोइक, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच इन्वॉल्व्स इनटेक ऑफ फूड। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें हम क्या करते हैं, इनटेक ऑफ फूड करते हैं, फूड को खाते हैं, लेते हैं। सो होलोजोइक मोड क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच इन्वॉल्व्स इनटेक ऑफ फूड एंड इट इंक्लूड्स 5 स्टेप। फर्स्ट इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इंजेशन में क्या है, हमने फूड का इनटेक किया, डाइजेशन हमने उसका ब्रेक डाउन करके उसको सिंपलर फॉर्म में बनाया, फिर हमने उसको एब्जॉर्ब किया एंड देन उसका यूटिलाइज किया, एंड देन जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकले हैं उसको क्या किया, उसको हमने बॉडी से आउट किया। सो जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसके एग्जाम्पल क्या है हमारे, कौन शो करता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ह्यूमंस एंड अमीबा। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा आर सिंगल सेल्ड प्रोटोजोआ। तो ये अमीबा क्या है, हमारे प्रोटोजोआ है। एंड सोज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और जैसा कि हमने पढ़ा ये क्या करता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। दे डोंट हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर न्यूट्रिशन, इनके पास कोई भी एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है न्यूट्रिशन करने के लिए, इनकी बॉडी सिंपल है क्योंकि दे आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। देयर बॉडी इज लाइक जेली विथ नो शेप, इनकी बॉडी कैसी है, जेली लाइक है विथ नो शेप। द सूडोपोडिया हेल्प्स इन मूवमेंट एंड ऑल्सो टू इनगल्फ देयर फूड। ये जो सूडोपोडिया इनके पास प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, इनकी मूवमेंट कराते हैं और साथ ही साथ किसमें हेल्प करते हैं, टू इनगल्फ यानी कि इनटेक ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। और जो ये प्रोसेस होता है टू इनगल्फ द फूड, यही कहलाता है हमारा फैगोसाइटोसिस। विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया ये जो इनटेक ऑफ फूड करते हैं, इनगल्फ करते हैं फूड को, यही कहलाता है हमारा प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये क्या है आपका, अमीबा है। ये क्या है आपका, अमीबा।
राइट। सो देखो ये है इसका फूड, ये क्या है, फूड है। तो इसने क्या किया, इसकी बॉडी क्या है, कोई डेफिनेट शेप की नहीं है। तो ये अब क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये फॉर्म कर रहे हैं, ये एक कैविटी टाइप स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये सूडोपोडिया फॉर्म होता है। ठीक है, ये क्या फॉर्म हो गया हमारा, सूडोपोडिया। अब ये सूडोपोडिया ने इस फूड को कवर कर लिया, ग्रेजुअली ये फूड को कवर कर लिया, और ये क्या फॉर्म कर लिया, एक बबल लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल। इसने एक बबल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ फॉर्म कर लिया, इसके अंदर क्या है, फूड है। अब ये फूड क्या होता है, फिर डाइजेस्ट होता है, राइट, फिर एब्जॉर्ब होता है, फिर वो अमीबा जो है उसको यूटिलाइज करता है, और जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जो एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं, उसको क्या कर रहा है, ये रिमूव कर रहा है आउटसाइड। ये क्या है, इजेशन। अब हम वन बाय वन हर एक स्टेप को देखेंगे जो हमारे इंक्लूड होते हैं किसमें, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। सबसे पहले तो हम बात करेंगे फर्स्ट स्टेप की, दैट इज इंजेशन। अमीबा फूड फीड्स ऑन टाइनी ऑर्गेनिज्म, अमीबा फीड करता है किस पे, टाइनी ऑर्गेनिज्म पे। कैप्चर फूड बाय फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल सूडोपोडिया। अब ये जो अमीबा है, एज के हमें पता है कि इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है, तो ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकालता है। ओके, यहाँ इसका फूड है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया सराउंड द फूड, ये धीरे धीरे क्या करता है, फूड को क्या करता है, सराउंड करता है, एंड फॉर्म अ बबल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फूड वैक्यूल। जैसा कि हमने प्रीवियस फोटो में देखा, सॉरी प्रीवियस डायग्राम में देखा कि ये अब जो सूडोपोडिया है, ये अब एक बबल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, जिसमें हमारा क्या रहता है, फूड रहता है। ये कहलाता है फूड वैक्यूल। नाउ अब उसने क्या किया है, अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया है, दैट इज इनटेक ऑफ फूड। नाउ कम टू द सेकेंड, दैट इज डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, इंजाइम्स आर रिलीज इन द फूड वैक्यूल फॉर डाइजेशन। अब बहुत सारे इंजाइम्स जो है इसमें रिलीज होते हैं टू डाइजेस्ट द फूड, एंड उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो हमारे साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं, और जो हमारा सेल है, इन द फोर्थ स्टेप एसिमिलेशन, द सेल यूटिलाइज न्यूट्रिएंट्स फॉर वेरियस पर्पज। तो ये जो न्यूट्रिएंट है हमारे साइटोप्लाज्म में अब आ गए हैं, और अब इसको सेल जो है वो क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। एंड इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा जो वेस्ट प्रोडक्ट बने होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो वापस से बाहर आउटसाइड द बॉडी निकल जाएंगे, दैट इज कॉल्ड द इजेशन। Now the food vacuole goes near the cell membrane. This result in the expulsion of waste material from the cell to outside the body, that is called ejection। हमने वेस्ट मटेरियल, अमीबा ने वेस्ट मटेरियल को क्या कर दिया, अब थ्रू आउट कर दिया, कहाँ से, अपनी बॉडी से टू द आउटसाइड। ओके, ऑल राइट, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है वो हम किसी दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आपसे मिलती हूँ इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।